गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या और आज मैं आपकी होस्ट हूँ। जैसे कि सबको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है कि स्ट्रेस टेस्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम अक्सर अभी ये देखते हैं कि जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा ही गंभीर समस्या बन चुकी हैं। तो उससे रिलेटेड अगर हमें कुछ चेस्ट पेन वगैरह हो जाए, हाँ, अगर हम उसके लिए रिगार्डिंग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप स्ट्रेस टेस्ट एक बार करवा लो। तो एग्जैक्टली स्ट्रेस टेस्ट क्या होती है, स्ट्रेस टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, और उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट की जाती है वो क्या हो सकती है, या फिर वो हमेशा एंजियोग्राफी या फिर बाईपास ही होनी चाहिए, या उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो आइए ये सब जानते हैं हम इस वेबिनार में। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी माधवबाग की एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर सुजाता गुमास्ते, जो हमारे माधवबाग में पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही है और आज तक उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। 1 मिनट। ओके मैम, जैसे कि आपको पता है आज हमारे वेबिनार का जो टॉपिक है वो स्ट्रेस टेस्ट से रिलेटेड है। तो हम हमेशा ऐसा सुनते हैं, पॉजिटिव अगर कोई बोलता है तो पॉजिटिव का मीनिंग तो मतलब अच्छा होता है कुछ तो। लेकिन जब ये बात स्ट्रेस टेस्ट पे आती है तो हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपकी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे। तो एग्जैक्टली क्या होती है स्ट्रेस टेस्ट, और अगर वो पॉजिटिव आती है तो उसका क्या मतलब होता है? यस, देखिए, हम बोलते हैं कि हार्ट डिसीज का सबसे पहला टेस्ट अगर कोई बोलता है तो दैट इज ईसीजी। हमें पता है वो ईसीजी जो है वो रेस्टिंग पोजीशन यानी कि लेटे हुए निकाला गया हमारा हार्ट का एक मैप है, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। नाउ यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी ईसीजी निकाला गया है तब हार्ट के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस टेस्ट हम किसी भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो पेशेंट हमें ये कह देते हैं कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, फैमिली में भी अच्छा खासा चल रहा है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है। बट इट इज नॉट एट ऑल कि आपका ये वाला स्ट्रेस क्या है। ये स्ट्रेस है यहाँ से कि आपका इसके ऊपर जब हम स्ट्रेस देंगे, मतलब कि आपको चलाएंगे दौड़ाएंगे, तो हार्ट किस तरीके से एक्ट करेगा। तो ये स्ट्रेस टेस्ट जो हम करते हैं इट इज अगेन 12 लीड ईसीजी ओनली। जब हम चलते हैं या फिर दौड़ते हैं उस वक्त निकाला गया एक कंप्यूटराइज्ड ईसीजी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो एक स्ट्रेस टेस्ट की छोटी सी मशीन और ट्रेडमिल जिस पर हम लोग चलाते हैं। तो दैट टाइम ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर निगरानी में। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ईसीजी नॉर्मल चल रहा है या फिर ईसीजी में चलते समय कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग उसमें एक स्पेसिफिक सेगमेंट बोलते हैं, एसटी सेगमेंट। तो एसटी सेगमेंट में अगर कुछ चेंज आ गया तो मान लो कि इसे हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट का जो रिपोर्टिंग आता है इसमें पता चलता है कि स्ट्रेस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर इंड्यूस्ड इश्चेमिया। तो ये इश्चेमिया जो है इसको पहचानने के लिए, इश्चेमिया है या नहीं है इसको देखने के लिए मेनी अ टाइम्स ये स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। साथ ही साथ में इसमें हमें पता चलता है कि आपका हार्ट रेट कैसे रहता है उस वक्त। तो उसको एक नॉर्मल हम लोग नापते हैं कि 220 माइनस योर एज, और उसका जो 80% है उतना आपका हार्ट रेट चलते समय होना चाहिए। तो वो आता है क्या, अचीव होता है क्या, या फिर आपका बीपी कैसे रहता है, आपको कोई सिम्टम्स है क्या एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस टेस्ट। आप जब भी चलते हैं ट्रेडमिल पर तो उस वक्त आपको कोई सिम्टम्स है क्या, जैसे कि सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, या फिर जैसे कि फटीग, हम लोग बोलते हैं कि बहुत थकान हो रही है मैं नहीं चल सकता आगे। तो ये जो है ये चीजें इस स्ट्रेस टेस्ट में सारे पैरामीटर्स देखकर कार्डियोलॉजिस्ट के पास हम जब भी ये रिपोर्टिंग लेते हैं तो उसमें ये रिपोर्टिंग आता है कि स्ट्रेस टेस्ट का ये रिपोर्ट क्या है, कि इंड्यूस्ड इश्चेमिया है क्या और VO2 मैक्स क्या है अकॉर्डिंग टू ऑल द पैरामीटर्स। ये देखा जाता है तो इसे हम लोग स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट यानी ऐसे कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं होता, हमारा हार्ट कितना एग्जैक्टली इफेक्टिवली exactly. वर्क कर रहा है, हार्ट पे जो स्ट्रेस है उसके हाँ। रिगार्डिंग जो किया जाता है उसे स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। और यूजुअली यस। इसके लिए ट्रेडमिल यूज किया जाता है। ट्रेडमिल पे अगर आप चलते हो तो उसके यस। दौरान आपके हार्ट के जो ईसीजी हम चेक करते हैं वो कैसा होता है। यस।
तो मैम अक्सर हम देखते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपको एंजियोग्राफी करके देखनी पड़ेगी, तो कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह का इशू है या नहीं। तो क्या हमेशा ये स्ट्रेस टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो एंजियोग्राफी करना जरूरी है, या फिर कुछ ऐसे मतलब सिचुएशंस होते हैं उनमें ही आपको एंजियोग्राफी की जरूरत होती है, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो? यस, देखिए, अगर स्ट्रेस टेस्ट इज इंड्यूस्ड फॉर इश्केमिया ऐसा आ गया तो मेनी टाइम्स उस पेशेंट को अगली टेस्ट एंजियोग्राफी बोली जाती है जनरली। लेकिन मैं ये कहूंगी कि स्ट्रेस टेस्ट के बाद एंजियोग्राफी कब करनी है ये भी देखना चाहिए, कि स्ट्रेस टेस्ट के बाद एंजियोग्राफी करने की जरूरत है या नहीं। तो ये कहाँ पे आती है बात, कि जहाँ पे हम लोग ऑफिस आवर्स में हमारा एक जनरल चेकअप होता है, इसमें ईसीजी निकाला जाता है, उसके बाद हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाती है। माने हमारा जो दैनंदिन रूटीन है उसमें कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं, सिम्टोमेटिकली पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, या फिर सिम्टम्स है भी तो वो ऐसे नहीं है कि मुझे भाई तुरंत अब कुछ तो करना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इमरजेंसीज। तो ये इमरजेंसीज नहीं है, दैट टाइम देर इज नो नीड ऑफ एंजियोग्राफी। हम बोल सकते हैं कि हाँ, एंजियोग्राफी करने से पहले उसके बाकी भी पैरामीटर्स देखने चाहिए हमें, कि आपका कोलेस्टेरॉल कैसा है, या फिर आपको सिम्टम्स क्या है। ये सब कुछ देखते हुए ये पता चलता है कि कितनी जरूरत है। इन माधोबाग हम लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट को सिम्टम्स भी नहीं है उन लोगों के लिए सीधा हम लोग इस स्ट्रेस टेस्ट को निगेटिव कैसे किया जाए इस बारे में सोचते हैं। और अगर वेरी फ्यू पेशेंट्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें जरूरी है, तो हम यहाँ पे सीटी एंजियोग्राफी विथ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो ये सब चीजें देखकर हमें तय करना पड़ता है कि क्या किया जाए। ओके, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी स्ट्रेस बिल्कुल टेस्ट भी नहीं। पॉजिटिव आती है तो एंजियोग्राफी करनी चाहिए। कुछ कंडीशंस होती है, अगर कुछ सिम्टम्स नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है स्ट्रेस टेस्ट के बाद एंजियोग्राफी की। और यस। अगर आपको सिम्टम्स है भी तो अगर ज्यादा सीवियर नहीं है फिर भी आप डायरेक्टली स्ट्रेस टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, और एक मैं चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि स्ट्रेस टेस्ट के साथ साथ हम 2D को भी करवा के देख सकते हैं, विच इज द फर्स्ट टेस्ट आफ्टर ईसीजी। तो 2D इको का कोरिलेशन अगर देखा जाए उसमें कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि इश्केमिया है, या फिर कहीं पर एलवीएच हम लोग बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, या फिर जैसे कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शंस, ऐसे छोटे छोटे पैरामीटर्स अगर है, इन सबको अगर ठीक किया जाए तो स्ट्रेस टेस्ट भी निगेटिव आ सकती है। तो अगर निगेटिव आ गई तो एंजियोग्राफी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन सबको हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, आप स्ट्रेस टेस्ट के बाद 2D को भी कर यस। सकते हैं और इन दोनों के रिपोर्ट सफिशिएंट होते हैं आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। यस। ओके, तो मैम ये अभी ये जो स्ट्रेस टेस्ट है हमें कितने फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए, और कुछ ऐसा कंपल्शन है क्या, अगर मुझे चेस्ट पेन हो रहा है या फिर हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू है तो ही मैं स्ट्रेस टेस्ट करवाऊं? अगर मैं हेल्दी हूँ तो रूटीन चेकअप में जैसे हम करते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह वैसे भी हम स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं? इसे रूटीनली ही करना चाहिए। जैसे कि हम सुनते हैं, हमने अभी हाल ही में देखा है कि कई सारे कुछ एक्टर्स हैं जिनको जिम में गए और कुछ इविडेंसेस हो गए कि इसमें उनकी जान तक तो बन आई। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करना जैसे कि हार्ट के लिए जरूरी है, लेकिन आपका एक्सरसाइज रिजिमाइन देखना ये भी आपके हार्ट के लिए जरूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट में हम लोग बस हार्ट की संभाव्य धोखा ही, जो धोखे हैं उनको ही नहीं पहचानते हैं, तो ये भी पता कर चलता है कि आप कितनी एक्सरसाइज कर सकते हो हाल ही में। तो इसमें क्या क्या है, तो स्ट्रेस टेस्ट किस किस को करनी चाहिए, ईच एंड एवरी जो एक्सरसाइज कर रहा है उनको एक्सरसाइज रिजिमाइन जानने के लिए अगर कुछ सिम्टम्स है तो आपको देखना चाहिए। एज, सेक्स, इन सभी का इसमें ये है कि जैसे फीमेल में हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक का प्रमाण कम है, बट हाल ही में हमें पता चल रहा है कि ये समान मात्रा में आ रहा है पुरुषों के मुताबिक। तो फीमेल में भी होनी चाहिए, मेल में भी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिम्टम्स नहीं है लेकिन आपने स्ट्रेस टेस्ट करवाया नहीं है, आपको करवानी चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट इसलिए जरूरी है कि आपको आगे आने वाले संभावित धोखे को आप पहचान कर उनको पता करके फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर कहूंगी, नो वन कान प्रेडिक्ट हार्ट अटैक। अगर यस। और किसी पेशेंट को हमने कह दिया
कि जिस पेशेंट में हार्ट अटैक है आज, उसको अगर हमने पूछा कि आपको अगर पता चलता 3 महीने पहले कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, तो आप क्या क्या करते? तो उन उनको उनका यही आंसर रहेगा कि अगर मुझे पता होता तो मैं ये चेंज करता। तो ये सभी चेंजेस जिनको जिनको जरूरी है, ईच एंड एवरी, जैसे कि हमें पता है कि देर आर सो मेनी कार्डियोलॉजिस्ट इवन, इनके साथ भी हार्ट के एपिसोड्स हुए हैं और हमने पास्ट में देखा है। तो इस ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज अनप्रेडिक्टेबल थिंग। तो इसको हमें प्रेडिक्ट ना करते हुए हमें स्ट्रेस टेस्ट से हमें ये समझ में आ सकता है एटलीस्ट कि हम किस रिस्क पर है, और ये चेंजेस हम अपने दैनंदिन रूटीन में कर सकते हैं। तो इसलिए ये रूटीन चेकअप है, एवरी 6 मंथली, एटलीस्ट ईयरली हमें एक बार तो भी स्ट्रेस टेस्ट करवानी चाहिए। ऐसा मतलब आपको 6 मंथ्स या फिर ईयर में एक बार तो करनी चाहिए, और ऐसा कुछ करनी चाहिए। कंपलसरी नहीं है। अगर कुछ हार्ट से रिलेटेड इशू है तो ही आप करो। अगर आप हेल्दी हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप करेंगे तो आपको जो बाद में आने वाली जो रिस्क है पहले ही पता चल सकती है। तो मतलब प्रिवेंशन के मतलब नजरिए से आप इसे देख सकते हो। अगर आपको हार्ट में बाद में जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए तो पहले अगर आपको स्ट्रेस टेस्ट आपने करवाई है तो आपको पता चल सकता है कि आपका हार्ट कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। यस। ओके। तो मैम अगर हार्ट मतलब जो स्ट्रेस टेस्ट है उसमें से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस है या नहीं, या फिर उसके लिए कुछ अलग टेस्ट ही करनी, मतलब एंजियोग्राफी वगैरह ही कंपलसरी करनी पड़ती है? सी, ब्लॉकेजेस इज नॉट ओनली द वन ऑफ, इट इज वन ऑफ द डिसीज ऑफ हार्ट। हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ही ऐसा डिसीज है जो हार्ट के बारे में हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। यस। तो जैसे कि हमें पता चलता है कि इशेमिया है, तो वी कैन से कि देयर मे बी ब्लॉकेज, बट जरूरी नहीं है कि ब्लॉकेजेस का उसके ऊपर से पता चलना। ब्लॉकेजेस हम लोग एंजियोग्राफी के थ्रू ही पता कर सकते हैं। बट आई मस्ट से कि अगर इशेमिया है और उसको अगर आपने निगेटिव किया है, तो वहां पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ब्लॉकेजेस कैन बी रिड्यूस्ड। ओके। तो मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आपको स्ट्रेस टेस्ट से ब्लॉकेजेस तो नहीं दिखते, लेकिन आपको आपका ये पता चलता है ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का। डे टू डे प्रैक्टिसेस में हम जो जब भी ईसीजी भी निकालते हैं तो पेशेंट हमें पूछते हैं कि ईसीजी से हमारे ब्लॉकेजेस पता चल रहे हैं क्या। हाँ। ब्लॉकेजेस अगर ऐसे पता चलते तो एंजियोग्राफी हम करते ही नहीं। बट मैं ये कहना चाहूंगी, इट इज वन ऑफ द डिसीज। ये पूरा हार्ट का डिसीज नहीं है, देर आर सो मेनी डिसीजेस। तो इसे ही हम जो फोकस कर रहे हैं, इससे भी पहले ये है कि स्ट्रेस टेस्ट अगर पॉजिटिव है या फिर स्ट्रेस टेस्ट में कुछ गड़बड़ है और आपकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, तो आपको उसको भी फोकस करना पड़ेगा। Okay. तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी सिर्फ ब्लॉकेजेस ही कंसर्न हो तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको यस। बाकी भी और भी क्राइटेरिया देखने चाहिए। तो उससे भी हमें स्ट्रेस टेस्ट में हेल्प मिलती है। अगर आपका ब्लड सप्लाई वगैरह प्रॉपर है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर है, आपका हार्ट इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, इसके लिए भी हम स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। अगर यस। उसके बाद वो पॉजिटिव आ जाए तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन ब्लॉकेजेस वगैरह के लिए हम एंजियोग्राफी कर सकते यस, जैसे मैंने कहा कि सीटी एंजियोग्राफी विद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इट विल आल्सो हेल्प। हैं। ओके। तो मैम एंजियोग्राफी से बेटर सिटी एंजियोग्राफी होती है? हाँ, एंजियोग्राफी से बेटर या फिर नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि एंजियोग्राफी में मुझे कितना दिखता है, इट इज अ विजुअलाइज इफेक्ट। हम मुझे कितना दिखता है ये हम लोग देखते हैं कि कोई कोई कार्डियोलॉजिस्ट उसको 70%, कोई कार्डियोलॉजिस्ट उसको 80% कह सकता है। बट सिटी एंजियोग्राफी में हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब करते हैं, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। तो उस पे स्पेसिफिक कितने ब्लॉकेजेस है ये पता चलने पर कितना कम हुआ है ये भी हम लोग बाद में देख सकते हैं। तो माधोबाग में ऐसे कई सारी ट्रीटमेंट्स है, माधोबाग के पास ऐसे कई सारे रिसर्च है जिनके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इन पेशेंट्स में इतने सारे ब्लॉकेजेस कम हुए हैं। सो दैट सिटी एंजियोग्राफी इज मच बेटर, कि हमें ये अगर पता करना है कि बाद में ट्रीटमेंट के बाद भी ये कम हुए हैं या नहीं, तो ये देखने के लिए ये बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए सिटी एंजियोग्राफी बेस्ट है। मैम अगर हमारी जो स्ट्रेस टेस्ट है पॉजिटिव आ जाए तो बहुत बार पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मुझे अभी हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक के लिए मैं ज्यादा प्रोन हो गया हूँ। तो अगर ये स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव भी है तो हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं ना? और अगर कर सकते तो कैसे, मतलब क्या क्या चेंजेस हमें करने चाहिए? जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है,
स्ट्रेस टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिस्ट्री में तीन चीजों की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आहार, विहार और विचार। पेशेंट क्या खाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, जिसके जिसे जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्या खाते हैं, वो कितना एक्सरसाइज करते हैं और उनके विचार क्या है। अगर उनके विचार में बहुत ज्यादा एवरीडे स्ट्रेस है तो इन सभी चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि स्ट्रेस टेस्ट के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि हम हार्ट डिसीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें तुरंत जाकर हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं माधोबाग में कुछ ट्रीटमेंट्स डेवलप है, जिन ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले आपके लाइफस्टाइल के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें सबसे पहली बात आती है आहार। जिसमें हम लोग बोलते हैं कि रिवर्स करके हमारे पास जो डाइट बॉक्स है, रिवर्स में जो अच्छी ओरैक वैल्यू है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक एंटीऑक्सीडेंट रिच जो डाइट दिया जाता है और वो स्पेसिफिक डाइट दिया जाता है, उस मुताबिक अगर पेशेंट ने आगे चलकर भी अपना खान पान उसी मुताबिक रखा तो इस धोखों से हमें वापस छुटकारा मिल सकता है, ताकि हम प्रिवेंट कर सकते हैं हम खुद को। दूसरा है आपकी एक्सरसाइज। हमें पता चला है अभी स्ट्रेस टेस्ट के मुताबिक कि हमारी एक्सरसाइज रिजिमेंट इतनी है, तो अगर किसी पेशेंट को पता चला कि उसकी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ गई और कल जाकर उसने जिम में वर्कआउट शुरू किया, तो ये उसके लिए हार्मफुल ही रहेगा। तो उसमें कितना व्यायाम उसने करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, फिर उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंटली उसकी स्ट्रेस टेस्ट होनी चाहिए, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि उसका एक्सरसाइज रिजिमेंट तो बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ता है नहीं बढ़ रहा है। तो एक्सरसाइज अगर पेशेंट को यहाँ से स्टार्ट की है तो यही पे मतलब वॉकिंग कल से मैंने शुरू कर दी, तो 20 मिनट्स की वॉकिंग मैं कर रही हूँ, तो 20 मिनट्स पर ही रुकना है और या फिर और बढ़ाना है, ये हमें पता करने के लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। और तीसरा है कि जो स्ट्रेस है, शायद कभी कभी ऐसा हो सकता है, देर आर सो मेनी टाइम्स कि हमारे ऊपर एक छोटी सी चीज होती है, उसका स्ट्रेस हो जाता है कि अभी मान लीजिए कि मेरा स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो मुझे कितना स्ट्रेस होगा, ये हर किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। और देर आर सो मेनी पेशेंट्स कि वो बोलते हैं कि मेरा तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा तो खान पान भी ऐसे नहीं है, तो उनमें सबसे पहला स्ट्रेस आ जाता है कि मुझे क्यों। तो उसको एक्सेप्ट करना, ये स्ट्रेस से छुटकारा पाना इतना ही आसान है। उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसका स्ट्रेस ना लेते हुए, और दूसरी चीजों का अगर कोई स्ट्रेस है, यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर। डॉक्टर उसमें हेल्प कर सकते हैं कि इस स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इस मुताबिक हमें उसको ठीक करके, इन तीनों चीजों को बैलेंस करके हम इसके इससे पीछे आ सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट डिसीजेस को। और दूसरी चीज ये है कि माधोबाग में जो इशनिया रिवर्सल प्रोग्राम है या फिर एसएचएस थेरेपीज है, वो इसी काम में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसका 50% हो गया लाइफस्टाइल का, लेकिन लाइफ 50% तो हमें मेडिसिन चाहिए। तो मेडिसिन कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, तो एसएचएस में इन सभी का बैलेंस अच्छे से किया है। तो यहाँ पे अगर एसएचएस थेरेपीज में हम जाते हैं तो हमने कई सारे पेशेंट में, माने कि मैं ये कह सकती हूँ कि 2022 में हमने एशियन जर्नल में या फिर नियर अबाउट 4 to 6 हमारे कुछ रिसर्च है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि एसएचएस थेरेपी से हम स्ट्रेस टेस्ट को निगेटिव कर सकते हैं, इश्यमिया कम कर सकते हैं। तो इन चीजों से हम हार्ट डिसीज का संभाव्य जो धोखा है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको आपकी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपके हार्ट अटैक आएगा ही, और उससे हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल यस। चेंज करके, आपका डाइट मॉडिफाई करके, आपकी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज का प्रमाण भी आप गाइडेंस ले सकते हो डॉक्टर से। और उसके साथ साथ ही मतलब मुझे ये पूछना था, अभी जैसे कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल आपकी चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माधोबाग में ये अगर आपकी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो कैसा अप्रोच होता है? मतलब आप भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जाती है उसके साथ? जैसे कि मैंने पहले बताया कि 50% अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है तो 50% आपका मेडिसिन का भी रोल है। तो 50% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि वो सबसे पहले उस पेशेंट की एक अभी चल रही हुई लाइफस्टाइल को
सबसे पहले एक लिख कर लेते हैं कि क्या अभी चल रहा है, और उसको मॉडिफाइड करने का एक तरीका उसमें आया जाता है। उसे उसमें सबसे पहले कि हमारा जो रिवर्स डाइट बॉक्स है वो दिया जाता है, जिसमें बहुत अच्छी ओरैक है। ओरैक एंटीऑक्सीडेंट रिच का एक मापन है, तो वो दिया जाता है। उसके साथ साथ उनका एक्सरसाइज केयर प्लान, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज डे टू डे एक लिंक भेजकर या फिर उनके पास यहाँ पर करवा के लेकर वो कर सकते हैं। तीसरा है उनके स्ट्रेस के ऊपर काम किया जाता है। मेडिसिन और मेडिसिनल जो चीजें हैं जिसमें पंचकर्मा भी आता है, तो वो उसका भी यूज करके, एसएचएस थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, उनका यूज करके हम इसे हम बोल सकते हैं कि उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दीज हार्ट अटैक्स कैन बी प्रिवेंट। मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि माधव बाग में भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ पंचकर्मा एसएचएस थेरेपी के बारे में आपने बताया। तो पंच ये जो एसएचएस थेरेपी मतलब पंचकर्मा ही है ना, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होती है प्रोसीजर? क्योंकि बाहर तो हम ऐसे देखते हैं, अगर पंचकर्मा हम सुने तो पंचकर्मा में 5 कर्म होते हैं। तो माधव बाग में ये पंचकर्मा की प्रोसीजर क्या होती है और वो कैसे हमारे हार्ट स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करती है? देखिए, पंचकर्मा ये 5 कर्म है, और एक ही पेशेंट पर एक ही वक्त में 5 ही कर्मों का उपयोग नहीं किया जाता है कहीं पर भी। नॉट यस। ओनली इन माधोबाग, लेकिन आप कहीं पर भी जाइए, ये 5 ही कर्म एक ही साथ में एक पेशेंट के ऊपर एक ही साथ में नहीं किए जाते हैं। तो पंचकर्मा माधोबाग में कैसे किए जाते हैं? तो माधोबाग ने कुछ कॉपीराइटेड थेरेपीज जो माधोबाग की है, जो रिसर्चफुली प्रूवन है, हर एक डिसीज के लिए अलग अलग कुछ थेरेपीज जो है, जिसमें हम लोग एसएचएस थेरेपी बोलते हैं, वो किए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं स्नेहन, जिसे हम सेंट्रीपिटल ओलिएशन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जिसके मुताबिक हमें पेशेंट के टुवर्ड्स हार्ट इस तरीके से एक मसाज किया जाता है ऑयल से। देन उनको थर्मल वैसोडाइलेटेशन, जिसे हम स्वेदन बोल सकते हैं, उनको वाम देना। और तीसरा है पेरेक्टल ड्रग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से गुद मार्ग के द्वारा कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। किन किन थेरेपीज में, जैसे कि हृदय धारा और हृदय बस्ती, इन चीजों का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए जो मेडिसिन्स है जो एसएचएस थेरेपी में आते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि कई मेनी टाइम्स की जैसे कि पेशेंट एक्सरसाइज खुद नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव एक्सरसाइज, कि दूसरा कोई मेरे लिए एक एक्सरसाइज करवा के दे, जिसके कारण मेरे हार्ट की जो ताकत है वो बहुत अच्छी बन पाए। तो ये सब कुछ माधोबाग के पंचकर्मा थेरेपी में आता है। में स्नेहन स्वेदन और उसके साथ साथ बस्ती, ये सारी प्रोसीजर की जाती है। हम जैसे कि आपने अभी डाइट के बारे में बताया और एक्सरसाइज के बारे में भी बताया, तो हम मोस्टली ऐसा देखते हैं कि बाहर अगर हमारे हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू हो जाए, आपका ईएफ कम हो जाए या फिर ब्लॉकेजेस डिटेक्ट हो जाए, एंजियोप्लास्टी वगैरह हो जाए, तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आप ज्यादा एक्टिविटीज मत करो, एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा मत करो। तो माधव बाग में यही सजेस्ट किया जाता है क्या, आप एक्सरसाइज मत कीजिए, आप कम से कम एक्टिविटीज कीजिए, या फिर कुछ अलग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है माधव बाग का एक्सरसाइज के रिगार्डिंग? ओके, देखिए, डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट, बट मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है। उनको एक्सरसाइज की जरूरत है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे जो काफ मसल्स है, पैरों के जो मसल्स है, इट इज अ सेकेंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये दूसरा हार्ट है जो हमारे हार्ट की तरफ खून भेजता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी एक्सरसाइज से शुरू करके हम बड़ी एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को 10 मिनट के लिए चलाना है, उनको प्राणायाम करवाना है, उनको थोड़ा बहुत छोटी छोटी हलचल, जिसे हम लोग बोलते हैं कि स्पाइन के बॉल्स है, उनको दबाइए, थेराबैंड्स है उनका यूज कीजिए, या फिर ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट से लेकर हम उनको फिर आधा घंटे तक चलाने तक इस तरीके से व्यायाम को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करना ही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी ही नहीं। अगर आपको बढ़ाना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए एक प्रमाणबद्ध व्यायाम की ये होनी सूत्री होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे छोटे छोटे व्यायाम से शुरू करके बड़े व्यायाम तक जाना, ये हो सकता है।
ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, हर पेशेंट के हिसाब से अलग यस। अलग प्रमाण में उसे एक्सरसाइज गाइडेंस दिया जाता है। ओके, जैसे कि मैम आपने पहले भी बताया कि हर किसी का स्ट्रेस टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसका उसे डील करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोगों को ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, और आजकल हमारी लाइफस्टाइल भी इतनी ज्यादा है, वर्कलोड भी इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए स्ट्रेस बहुत मतलब कॉमन ही है, आजकल सभी लोगों को स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप क्या एडवाइस दोगे, या फिर माधवबाग में क्या ट्रीटमेंट की जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर? स्ट्रेस मैनेजमेंट करके ही ट्रीटमेंट माधोबाग में है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले जब ये स्नेहन करते हैं इट इज वेरी प्लीजेंट। तो उससे भी हमारे जो कह सकते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ अगर शिरोधारा या फिर शिरो पीछू, थोड़ा सा काउंसलिंग, इन सभी चीजों के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा स्नेहन संवेदन रेगुलरली करवा के शिरोधारा के ऊपर जाएंगे, तो इन अरोमा थेरेपीज जैसे हो सकती है, जैसे जैसे कि हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है जिसमें रोज ऑयल का यूज किया है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक अरोमा थेरेपी भी हो सकती है। तो इस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छे से काम हो सकता है। शिरोधारा ये बहुत अच्छा है, अगर आपको स्ट्रेस लेवल आपका ज्यादा है तो शिरोधारा से आपका स्ट्रेस यस। कम हो सकता है। और उसके साथ साथ स्नेहन स्वेदन भी आपको रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। यस। ओके मैम, हम अब अक्सर ऐसा देखते हैं अभी कि स्ट्रेस टेस्ट वगैरह पॉजिटिव आ जाए तो अब उसके बाद मतलब ब्लॉकेजेस अगर डिटेक्ट होते हैं एंजियोग्राफी में, तो एंजियोप्लास्टी तुरंत करवाने के लिए बोलते हैं। तो पेशेंट को बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर अभी तो मेरी एंजियोप्लास्टी वगैरह सब हो गई है, तो फिर भी पेशेंट माधवबाग में यस। विजिट कर सकता है क्या ट्रीटमेंट के लिए, आपके हार्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी हार्ट मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए? देखिए, आपने एंजियोप्लास्टी करवा ली तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, वो एक इमरजेंसी में लिया हुआ डिसीजन था। लेकिन एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवाने की जो नौबत आई है वो अभी भी वही है। आपने उस कारण को खत्म ही नहीं किया है। आपने एंजियोप्लास्टी करवाई है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इमरजेंसी में आपको करवानी पड़ी। लेकिन उसके बाद आपको रिहैबिलिटेशन के तौर पर माधोबाग की चिकित्साएं जो है उनका यूज करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आएगा, क्योंकि मैंने मेरे प्रैक्टिस में कई सारे ऐसे पेशेंट ट्रीट किए हैं जिनका पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी या फिर बाईपास हो चुकी थी, लेकिन इन स्टेंट रीस्टिनोसिस जिसे हम बोलते हैं, इस स्टेंट में वापस से ब्लॉकेजेस बढ़ गए। तो कारण को हमने खत्म ही नहीं किया है, इसलिए ब्लॉकेज का बढ़ना अभी भी शुरू है। तो उसको अगर हमें रोकना है तो माधोबाग के पास ऐसी थेरेपीज है। और आपको रिहैबिलिटेशन के तौर पर माधोबाग में आना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आफ्टर एंजियोप्लास्टी आपका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए। वहां पे छोटे छोटे कुछ ट्रीटमेंट्स है जो जिसको हम बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल रिपेयर या फिर कारण का समूल उसको कम करना। जो कारण था ब्लॉकेजेस बनने के लिए उसको सोच के उसको कम करना, इन सब के लिए आपको माधोबाग की थेरेपीज लेनी चाहिए। तो आफ्टर एंजियोप्लास्टी ये बहुत जरूरी है कि विजिट आपको। कर सकते हो? यस। क्योंकि आपका मेन रूट कॉज है वही आपने ट्रीट नहीं किया है, आपने सिर्फ अभी सिम्टम जो दिख रहा था, जो ब्लॉकेज दिख रहा था, उसे ट्रीट करने के लिए आपने वो डिसीजन ले लिया है एंजियोप्लास्टी का। उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, विजिट कर सकते हो माधवबा क्लिनिक में। आपको पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का गाइडेंस मिल सकता है, आपको डाइट कैसा लेना चाहिए, आपको एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपका रूट कॉज मतलब जो आपकी लाइफस्टाइल पहले खराब हुई थी उसके वजह से आपको ब्लॉकेजेस हुए हैं, अगर वो लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं करोगे तो फिर से आपको बाद में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और फिर से आपको एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ सकती है। तो यस। अगर ये आपको चक्र ऐसे चालू नहीं रखना है तो आप जरूर माधव बाग में जा सकते हो। यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें स्ट्रेस टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमें कितने फ्रिक्वेंटली ये करनी चाहिए, और अगर आपकी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप जरूर आपके नजदीकी माधोबा क्लिनिक में जा सकते हो, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है कि आपकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, क्या आपको रूटीन में चेंज करना चाहिए। अगर आपको इस वेबिनार में कुछ भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैम आपको जरूर एडवाइस देंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तब तक मैम हमारे यहाँ पे पहले से ही कुछ डाउट्स पूछे पेशेंट ने, तो पहले वो स्टार्ट करते हैं हम। यस। मैम हमारी एक सचिन जी
है, उन्होंने पूछा है कि कैन एलएडी 70% उनका ब्लॉकेज है, तो वो रिड्यूस हो सकता है क्या? उनकी एज अभी है 61 ईयर्स। अच्छा, तो एलईडी आर्टरी में उनका 70% ब्लॉकेज है यस। और वो रिड्यूस हो सकता है क्या, ये उनका क्वेश्चन है। तो यस। ये सब कोर्स ये रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ये जो 70% है इसका मतलब इन्होंने कोर एंजियोग्राफी की है। अगर इनको देखना है कि ये कैसे रिड्यूस होता है तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक बार करवाएंगे और माधोबा का एसएचएस थेरेपी करवाने के बाद वापस एक बार करेंगे तो आपको वो रिड्यूस हुए जरूर दिखेंगे। तो इसके लिए आप माधोबाग में जरूर इलाज करवा सकते हैं। तो सचिन जी, जरूर ये 70% जो आपका एलईडी में ब्लॉकेज है वो रिड्यूस हो सकता है। आप आपकी नजदीकी माधोबा क्लिनिक में जाइए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि कैसे ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो सकती है। ओके। उनकी एंजियोग्राफी अभी 14 दिसंबर को हुई है, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो आप अभी आपको एंजियोग्राफी की है, उन्होंने सीटी एंजियोग्राफी नहीं की है। जरूरी नहीं है, आप तुरंत कोई भी माधोबाग, आपके नजदीकी माधोबाग में जाके आपका जो एंजियोग्राफी का सीडी है वो दिखा दीजिए। आपके रिपोर्ट के मुताबिक जो नेसेसरी चीजें हैं वो वहां पे शुरू हो जाएगी और उसके मुताबिक आप, मैंने जैसे कहा कि वो 70% ब्लॉकेज जरूर रिड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैम सुनील जी ने कि उनका जो एज है 65 है, वेट उनका 98 है। उन्हें प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन की जब वो चलते हैं, और उनकी जो इफिशियंसी है, मतलब अभी कुछ काम करने की वगैरह, वो रिड्यूस हो गई है। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? सी, ओबेसिटी इज वन ऑफ द डिसीज जो मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज के लिए। और आपकी एज के मुताबिक आपका वेट नहीं देखा जाता है, आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना है वो भी देखना चाहिए। सो इस केस में आपकी हाइट उतनी ही जरूरी है। लेकिन अगर एक नॉर्मल मेल में देखा जाए तो लगभग 78 तक का वेट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्सेस हम लोग अगर अभी ये देखा जाए, देखे तो 12 kg उनका वेट एक्सेस है। तो उनको सबसे पहले वेट रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ उनके लिए स्ट्रेस टेस्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, उनको स्ट्रेस टेस्ट करवानी चाहिए कि चलते समय कहाँ, कौन से टाइम उनको दम लगता है, दैट टाइम उनके ईसीजी में चेंजेस है क्या, तो वो हार्ट डिसीज की तरफ तो नहीं जा रहे हैं ना। इनके लिए स्ट्रेस टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर वो करवाएंगे तो हमें पता चलेगा और उसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप आपकी ओबेसिटी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं आपके छोटे मोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करके। और उसके साथ साथ ही अगर स्ट्रेस टेस्ट में क्या चेंजेस है उनको भी आप ट्रीट कर सकते हैं। मैम उन्होंने उनकी हाइट बताई है कि 169 इंचेस उनकी हाइट है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि 78 तक उनका वेट होना चाहिए। तो आपको सर वेट लॉस पे, सुनील जी, आपको वेट लॉस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपका वेट लॉस हो जाएगा तो आपका ये प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। उसके साथ साथ ही आप स्ट्रेस टेस्ट करवा लो, तो स्ट्रेस टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि ये हार्ट से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर वजन बढ़ रहा है तो उसका रिस्क हार्ट पे भी हो सकता है, जैसे कि मैम ने अभी हमें बताया। तो पहले आप एक बार स्ट्रेस टेस्ट जरूर आपके नजदीकी माधोबा क्लिनिक में जाके करवा सकते हो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जी ने पूछा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उनको, C5 और C4 C5 और C6 में, और उन्हें बहुत ज्यादा पेन भी होता है। तो इसका भी इलाज होता है क्या माधोबाग में? हाँ, जरूर होता है। जॉइंट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका भी इलाज माधोबाग में होता है। अगर उन्होंने एमआरआई करवाया है, अगर उसमें कंप्रेशन है तो इनके लिए कटिबस्ती जैसी जो ट्रीटमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो माधोबाग में होती है और इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या फिर जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, इन लोगों में बहुत अच्छे से राहत मिलती है। ओके। तो सर आप जरूर माधोबा क्लिनिक में जा सकते हो। पंचकर्म ट्रीटमेंट से आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिल सकती है, आपका पेन जो है वो कम हो सकता है। तो आप आपकी नजदीकी माधोबा क्लिनिक में जरूर विजिट कीजिए, आपको पंचकर्म वगैरह क्या करना चाहिए उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। ओके। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित जी ने पूछा है कि उनका जो सिटी स्कैन है एंड कैल्सिफिकेशन है वो 850 प्लस है, और उनके जो डॉक्टर है उन्होंने एडवाइस किया है एंजियोग्राफी। और उन्हें जो कैल्सिफिकेशन जो हो गया उसके लिए नेचुरली आप अगर कुछ कर सकते हो तो उसके लिए आप
आगे ट्रीटमेंट कर सकते हो विदाउट मतलब एलोपैथी की नहीं, अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करनी है तो उसके रिगार्डिंग ही उन्हें पूछना है क्या ये मतलब पॉसिबल है, क्या उनका कैल्शियम स्कोर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो ये जरूर हो सकता है। इसमें उन्होंने सिटी एंजियोग्राफी करवाई है और अभी उनको एंजियोग्राफी, कोर एंजियोग्राफी बताई है। तो सिटी एंजियो में उनका कैल्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, उनमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि स्मोकिंग वगैरह की हिस्ट्री है क्या, तो इस हिस्ट्री को भी ट्रीट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि बाकी एक ही आर्टरी का उन्होंने कहा है, या फिर टोटल कैल्सिफिकेशन अगर बोला जाए गया है, तो ये कैल्सिफिकेशन कितना है, कैसे है, उसको रिड्यूस कैसे करना है, ये हो सकता है। उनके लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम जैसे बोलते हैं कि इसके साथ साथ फाइब्रोपैटी प्लैक कितना है, सॉफ्ट प्लैक कितना है, ये भी देखना पड़ेगा। और उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। उनको एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उनकी हिस्ट्री प्रॉपर लेनी पड़ेगी और उसके साथ साथ उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा देना पड़ेगा। रोहित जी, इसका आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो नेचुरल वे में, आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट हो सकती है। आप सिर्फ एक बार हमारे डॉक्टर से इस सारे रिपोर्ट्स डिस्कस कर लो तो आपको हमारे डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए। ओके मैम, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट है, मतलब रहना ही पड़ता है, या फिर ओपीडी मतलब घर पे आके या फिर ऐसे मतलब कर सकते हैं। देखिए, हमारे दो रेजिडेंशियल हॉस्पिटल्स है, जो खोपोली में है, दूसरा है कुंडाली में है। जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पे जाकर करना पड़ेगा। अगर आपके नजदीक में कोई भी क्लिनिक है माधोबाग का, आप वहां पे जाकर वीकली वंस या वीकली ट्वाइस ऐसा ट्रीटमेंट होता है। क्लिनिक में आपको जाना पड़ेगा जरूर, घर पर आकर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपको कम से कम वहां पे जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन देर आर सो मेनी क्लिनिक्स, जैसे कि 350 क्लिनिक्स है ऑल ओवर पैन इंडिया। तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि आपके नजदीक कोई माधोबाग है क्या, और वहां पे जाकर आप जरूर करवा सकते हैं। जैसे कि मैम ने अभी बताया कि हमारे माधव बाग के ऑल ओवर इंडिया 350 प्लस क्लिनिक्स है। आप किसी भी क्लिनिक में, आपके नजदीकी क्लिनिक में जा सकते हो। आपके कुछ भी जो डाउट्स है रिगार्डिंग हार्ट इश्यूज या फिर डायबिटीज है या फिर कुछ ब्लड प्रेशर है, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज है, ओबेसिटी है मतलब आपका वेट ज्यादा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस आपके नजदीकी माधव बाग क्लिनिक में मिल जाएगा। और अगर आपको रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारे जो हॉस्पिटल्स है वो खोपोली, कोंडाली, नागपुर और वाइजैग में प्रेजेंट है। और इन सारे जो हॉस्पिटल का अगर आपको लोकेशन चाहिए तो मैं ग्रुप में एक लिंक डाल दूंगी। उस लिंक को ओपन करके आप आपका एड्रेस डाल दो या फिर पिन कोड डाल दो, आपको नजदीकी माधोबा क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेशेंट ने पूछा है कि उनका जो एलवीईएफ है वो 20% है इन Jan 24, और उनका उसके बाद बाईपास हुआ था Feb 24 में। अभी जो 20% था उनका एलवीईएफ, अभी वो इम्प्रूव हो गया है 40% से। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे। देखिए, बाईपास हुआ है और इसके कारण अभी एलवीएफ इम्प्रूव हो गया है। इस केस में एक खून की एक जांच होती है जिसको हम बोलते हैं कि एंटी प्रोबीएनपी, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एंटी प्रोबीएनपी की नॉर्मल मात्रा जो है वो बिलो 125 नॉर्मली होनी चाहिए। तो आप में कितना एंटी प्रोबीएनपी है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ये बड़ा है वो बस जैसे कि हम बोलते हैं कि रिजर्व है इसलिए बड़ा है, या फिर परमानेंटली मतलब अच्छे से बढ़ गया है। और दूसरी चीज ये है कि हमने कई बार देखा है कि ऐसे केसेस में ईएफ साल में, 2 साल में वापस घटता जाता है। तो इन केसेस में हमें ये खबरदारी रखनी पड़ेगी कि आपका एंटीप्रोबियन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपका ईएफ घटना नहीं चाहिए। इसके ऊपर आपको लुकआउट रखना पड़ेगा। एवरी 6 मंथली या ईयरली आपको इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए 2D को करवाना पड़ेगा, और वो इसके ऊपर लुकआउट रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर इन्होंने वापस से, जैसे कि बाईपास जिस चीज के कारण हुई है, ब्लॉकेजेस, तो उनका रूट कॉज अगर उन्होंने ट्रीट किया, जैसे आहार विहार और विचार, जैसे हम लोग लाइफस्टाइल बोलते हैं, ये अगर उन्होंने ट्रीट किया बहुत अच्छे से, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। रादर मैं बोलती हूँ कि मैंने कई सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि उनका 40 से 60 तक आ गया है उसके बाद। मतलब हमें और भी स्कोप है उसको और बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के और लिए, हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका ईएफ मतलब नॉर्मली 40 से ज्यादा ही होता है, 60 तक मतलब 55 to 60 हो सकता है,
तो आप आपके नजदीकी माधोबा क्लिनिक में जा सकते हो। तो आपका ईएफ जो अभी 40 है वो इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, आपकी पंपिंग इससे भी ज्यादा अच्छी हो सकती है हार्ट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी चंदन जी ने पूछा है कि इज इट पॉसिबल कि 2D इको का रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन फिर भी चांसेस है उनकी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। हो सकता है। 2D इको जो है आपके एनाटॉमिकल मतलब स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है, और स्ट्रेस टेस्ट जो है वो आपके फिजियोलॉजिकल मतलब आपके फंक्शन के बारे में जानकारी देता है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसे 2D इको में हमने कहा कि 2D इको बहुत अच्छा है, तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लेकिन उसका फंक्शन ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा हम इस केस में कह सकते हैं। और स्ट्रेस टेस्ट कैन बी पॉजिटिव इन दैट केस। तो इसमें हमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है कि स्ट्रक्चर अच्छा होने के बावजूद भी फंक्शन कम है। तो फंक्शन में किस किन चीजों से कमी है वो भी देखनी पड़ेगी। मेनी टाइम्स जैसे हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कमी होने की वजह से, B12D, इन चीजों से, बस छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक, लेकिन डायग्नोसिस वहां पे होना चाहिए कि इन चीजों के कारण यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो उनको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपका 2D को नॉर्मल है तो स्ट्रेस टेस्ट भी नॉर्मल ही आ जाए। तो स्ट्रेस टेस्ट इसके अलावा भी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैम ने अभी हमें बताया कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, आपका विटामिन B12 डिफिशियंसी है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उनके वजह से भी वो स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। लेकिन हमें एग्जैक्टली कारण क्या है वो ढूंढने की ज्यादा जरूरत है। ओके Yes. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश जी ने पूछा है कि उनकी वाइफ है 65 ईयर्स की, उनका HbA1c 7.8 है और क्रिएटिन उनका 2.3 है। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है क्या माधोबाग में? यस, हो सकता है। ट्रीट हो कर सकते हैं इन पेशेंट को। सावधानी से ट्रीट करना पड़ेगा। इनका HbA1c 7.8 है, और हम जैसे देखते हैं कि HbA1c देखा ही इस चीज के लिए जाता है कि संभावित धोखा क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि 6 के ऊपर 1% से अगर HbA1c बढ़ता है तो देर आर द चांसेस 38% ऑफ रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। तो अभी यहाँ पे नेफ्रोपैथी आ चुकी है। तो इनको सबसे पहले तो इनका शुगर कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उनका क्रियाटिनिन भी कम करना पड़ेगा। यहाँ पे डाइटरी बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, और उसके साथ साथ माधोबा के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं वो उनको करने पड़ेंगे। इसमें यह कम हो सकता है। योगेश जी, आपकी जो वाइफ का जो HbA1c इंक्रीज हो गया और क्रिएटिनिन भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो गया, तो बहुत बार डायबिटीज की वजह से भी किडनी पे अफेक्ट होता है, इसके लिए भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। अगर आपका शुगर लेवल उनका कंट्रोल में आ जाए तो क्रिएटिनिन लेवल भी कम हो सकता है। इसके लिए आप नजदीकी माधवबाग क्लिनिक में जाइए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है कि आपका HbA1c उनका जो है वो कंप्लीट रिवर्स भी हो सकता है, अगर उन्होंने बहुत ज्यादा सब अच्छे से फॉलो किया जो हमारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं डाइट से रिलेटेड या फिर एक्सरसाइज पंचकर्मा जो हमारी मेडिसिन है। अगर उन्होंने अच्छे से फॉलो किया तो ये कम्प्लीटली उनका रिवर्स भी हो सकता है। ओके, ठीक है, और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम, सबको एक कॉमन डाउट है कि एग्जैक्टली ये जो आपने अभी ट्रीटमेंट बोला उसका कॉस्ट कितना आ सकता है? 20,000 से लेकर 1 लाख तक। मतलब डिपेंड है। वी पीपल आर हैविंग नियर अबाउट 99 टाइप ऑफ थेरेपीज। तो इन 99 ट्रीटमेंट में आपको कौन सी चाहिए, इसका डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड होता है, और इसके ऊपर आपकी कॉस्ट निर्भर होती है। लेकिन ये 20,000 से लेकर हम बोल सकते हैं कि 90,000 तक, इनके बीच में कहीं पर आप आ सकते हो। और ये शायद तो ऐसा भी हो सकता है कि किन किन पेशेंट को बस मेडिसिनल ट्रीटमेंट पर मतलब 1,500-2,000 के मेडिसिन के ऊपर भी रिलीफ मिल जाए। ये सब कुछ डिपेंड है पेशेंट की गंभीर कंडीशन, बीमारियां है या फिर कैसे है, इन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। तो कॉस्ट तो वैरी करती है कि आपका मतलब डिजीज क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और आपको कौन सी मेडिसिन वगैरह चालू है। तो ये अगर आप कोई भी क्लिनिक में जाओगे तो प्रॉपर डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि कितने दिनों का ट्रीटमेंट होगा और उसके साथ साथ आपको उसका कॉस्ट कितना होगा। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारी पेशेंट ने पूछा है कि आइस के लिए कुछ ट्रीटमेंट है क्या, आइस से रिलेटेड अगर कुछ इशू है तो? फिलहाल तो नहीं। ओके, तो अगर आइज के रिलेटेड आपको कुछ इशू है तो नहीं। अगर आपको डायबिटीज की वजह से अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो डायबिटीज को ट्रीट करने के जरूर। बाद आपका प्रॉब्लम कम हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम।
आप सभी के अगर डाउट खत्म हो गए तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतने अच्छे से गाइड किया, हमारा इतने अच्छे से आपने हमें समझाया कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेस टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, हमें क्यों करना चाहिए। हेल्दी अगर है, हमको कुछ हार्ट से रिलेटेड भी इशू नहीं है तो भी हम कर सकते हैं, हमारी हार्ट फंक्शन या फिर आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। और उसके साथ साथ हमें कैसे डाइट लेना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। माधोबाग में आपको मतलब क्या गाइडेंस मिल सकता है, स्ट्रेस लेवल कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। तो और मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे पेशेंट के लिए आपके पास क्या एडवाइस है कि आप अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो क्या करना चाहिए। इसके लिए बस आपको बहुत अच्छा, आपका आहार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप मिनिमम जैसे कि प्रोटीन अच्छे से खाओ, आहार बहुत अच्छा रखो, विहार मतलब व्यायाम बहुत अच्छा रखिए, और स्ट्रेस इसको अच्छे से मिनिमल लेवल पर उसको बैलेंस कीजिए। ये है आपके, ये त्रिसूत्री अगर आप अच्छी रखोगे। और जैसे हमने कहा कि पंचकर्मा का यूज आपको थोड़ा बहुत तो भी करना चाहिए अगर आप हेल्दी है तो भी, क्योंकि यही हमारे बेसिक मूल तत्व को सुधार देता है। तो ये हो सकता है कि आप बहुत अच्छी लाइफ उसके ऊपर ये कर सकते हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आपका आहार अच्छा हो, आपका विहार अच्छा हो और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी हेल्दी लाइफ को जीने के लिए जरूर हेल्प करेंगी। और आप सभी का भी शुक्रिया कि आप समय निकाल के इस वेबिनार से जुड़े और हमें इतने ध्यान से सुना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी के बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही है या फिर आपको चेस्ट पेन वगैरह जैसे इश्यूज है, तो आप जरूर हमारे नजदीकी माधोबा क्लिनिक में जा सकते हो। आपको प्रॉपर हमारे डॉक्टर वहाँ पे गाइड करेंगे कि आपको कैसी मतलब ट्रीटमेंट मिल जाएगी या फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान कैसे हो सकता है। तो और आपको अगर हमारी नजदीकी माधोबा की क्लिनिक की लिंक चाहिए तो मैं जरूर वो ग्रुप पे डाल दूंगी, या फिर उस ग्रुप के जो एडमिन है उसके ऊपर अगर आप मैसेज करो तो डायरेक्टली वहां पे भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। बाय। बाय।